जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास है जो कि हमारे जीके जीएस का मिक्स मॉक टेस्ट होने वाला है, जो कि एसएससी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अदर भी ये एग्जाम है, इनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है जो कि पहले किसका एक अंग था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है जो कि पहले गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हुआ करता था। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है जो है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। तो दोस्तों दिल्ली के अंदर शांतिवन नाम की एक समाधि है, या किसकी समाधि है? तो दोस्तों यह समाधि हो जाएगी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो हमारा ऑप्शन बी है इसका जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो है, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो फ्रेंड्स हम अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इनकी बात करें तो ये गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र के अंदर स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सालारजंग संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो फ्रेंड्स सालारजंग संग्रहालय जो कि हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगर फ्रेंड्स आप भी एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको रोजाना ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो दोस्तों वह कौन सा नृत्य है जो स्त्री भी करती है और पुरुष भी करती है? वैसे तो बहुत नृत्य हैं, लेकिन इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैर नृत्य। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, पतंजलि का संबंध किससे है? तो दोस्तों पतंजलि, इसके तो आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, तो आपको तो पता ही है इसका संबंध किससे होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योग दर्शन से रिलेटेड है पतंजलि। यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ब्रह्म समाज, इनके संस्थापक हैं जो है राजा राम मोहन राय, जो कि इनके संस्थापक हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों लोसांग एक राज्य का उत्सव है जो कि किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो है लोसांग, जो कि सिक्किम का है। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एलोरा के गुहा या फिर गुफा मंदिर है, एलोरा के जो गुफाओं के जो मंदिर है वो किन से संबंधित है? हिंदू धर्म से है, बौद्ध से है, जैन से है, किन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, तो एलोरा के जो मंदिर है वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। तो दोस्तों शक कैलेंडर है, इसका जो पहला महीना होता है वो चैत्र से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है? और फाल्गुन है जो कि इसका अंतिम महीना होता है, और पहला महीना होता है चैत्र। ये आपको याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार मीनार कहां पर स्थित है? तो दोस्तों अगर हम चार मीनार की बात करें तो चार मीनार कहां पर लोकेटेड है? तो चार मीनार हो जाएगी हैदराबाद के अंदर है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? जो मनाया जाता है 1 मई को। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी है? तो दोस्तों नौकरशाही की नियुक्ति की जो प्रकृति है वह है अस्थायी प्रकृति है। यानी कि उनको कभी भी हटाया जा सकता है, ये होती है नौकरशाही की नियुक्ति के अंदर। यानी कि वो कोई स्थायी तो होते नहीं, नौकरशाही है इसके अंदर किसी को भी हटाया जा सकता है उनकी इच्छा के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है, गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों हम गिरनार पहाड़ियों के बारे में बात करें जो कि गुजरात राज्य के अंदर स्थित हैं।
तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गिरनार पहाड़ियां गुजरात राज्य। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? तो दोस्तों ये माइकल एंजेलो नामक एक वायरस था जो कि कब फैला था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1993 के अंदर यह काफी फैला हुआ था माइकल एंजेलो नामक वायरस। तो हमारा ऑप्शन ए 1993 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। दोस्तों तोता ए हिंद यह किसका उपनाम है या फिर यह उपाधि किसको दी गई है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को यह उपाधि दी गई है तोता ए हिंद, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों अमीर खुसरो इनका वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। तो हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद हसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सितार का जादूगर किसे बोलते हैं? जो बोलते हैं रहीम सेन को सितार का जादूगर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए रहीम सेन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा क्लास को हो सके तो शेयर भी जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स गुरु नानक इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नानक, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है इसका जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के बारे में बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ, जो कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो हमारा ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने कहा दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों दिल्ली अभी दूर है यह किसने कहा था? यह कहा था निजामुद्दीन औलिया ने, यानी कि हमारा ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो है, दुख में सब सुमिरन करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो दोस्तों यह पंक्ति किसने कही थी? यह पंक्ति कही थी कबीर दास जी ने। तो हमारा ऑप्शन डी कबीर दास इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, कर्मण्यवादी कारस्ती मां फलेसु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो दोस्तों ये जो उक्ति है यह किस धर्म ग्रंथ से ली गई है? जो ली गई है श्रीमद् भागवत गीता से, यानी कि हमारा इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? दोस्तों यह कथन किसने कहा था? यह कहा था कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने बोला था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कबीरदास जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 25 में से आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई इसको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेलकम टू जीके जीएस मिक्स मॉक टेस्ट। तो यह क्लास आपके एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीएचएसएल स्टेनो और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास का हम पार्ट नंबर 7 या फिर प्रैक्टिस सेट नंबर भी बोल सकते हैं, यह करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स आदि शंकराचार्य जिनका जन्म है जो कि कल्लादी नामक स्थान पर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि आदि शंकराचार्य का जन्म कल्लादी स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो कि बैतलहेम के अंदर हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ईसा मसीह का जन्म बैतलहेम के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आंसर है भरतनाट्यम से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों यह है जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? जो था सदीर बोला करते थे पुराने समय के अंदर भरतनाट्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो दोस्तों बिरजू महाराज जो कि कौन से नृत्य से रिलेटेड है? जो है कथक नृत्य से रिलेटेड है बिरजू महाराज, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जो है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है भारतीय शिवाजी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो दोस्तों रंगोली जो कि महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक कला शैली है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? दोस्तों अल्पना जो कि भारत के किस क्षेत्र की एक लोक कला शैली है? जो है पश्चिम बंगाल की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है अल्पना। तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म जो कि 1469 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? तो दोस्तों त्यागराज हैं जो कि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुआ करते थे, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य जी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, जो है भारत में पुनः जागरण का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो पुनः जागरण का जनक है वो हम राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों संत जो कबीरदास जी थे उनका जन्म है जो कि वाराणसी के अंदर हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? दोस्तों महावीर है इनका जन्म है जो कि क्षत्रिय राजघराने के अंदर हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों बुद्ध थे जो कि शाक्य वंश से रिलेटेड थे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर जी थे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था वर्धमान, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो दोस्तों ये 4 संत हैं, इनमें से कौन से संत है जिनका जो कि संबंध है जो कि महाराष्ट्र से हुआ करता था? यानी कि तुकाराम जी थे जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड थे, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जो है दक्षिण भारत के अलवार थे? तो दोस्तों दक्षिण भारत के जन जो संत हुआ करते थे उनको अलवार बोला करते थे, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, जो है सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो दोस्तों पटना साहिब के अंदर जन्म किनका हुआ था? जो हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म है जो कि पटना साहिब में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो दोस्तों सिख गुरु अर्जुन देव थे जो जो कि जहांगीर के शासन काल के अंदर थे, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 20, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा की स्थापना है जो कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, राग है एक राग है मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तो दोस्तों राग मियाँ की मल्हार इनकी रचना की थी तानसेन जी ने, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कथक कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों कथक है जो कि उत्तरी भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों मुखौटा नृत्य जो कि कथकली नृत्य शैली से या फिर कथकली शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों ओडिसी जो कि ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक है जो कि कहाँ का है? कथक है जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो गरबा है जो कि शास्त्रीय नृत्य ना होकर एक लोक नृत्य है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था? तो दोस्तों उत्तर भारत में कौन सा नृत्य का उद्भव हुआ था? जो हुआ था कथक नृत्य का, जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आपने 25 में से कितना स्कोर किया है कमेंट के अंदर एक बार सोच जरूर कीजिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर तथा चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी एसएससी एमटीएस जीडी सीएचएसएल सीजीएल इनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है अपने जीके जीएस के मिक्स मॉक टेस्ट नंबर 8 के अंदर। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं इस मॉक टेस्ट को बिना किसी देरी के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है, उसके बाद में डिसाइड करता है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है या फिर डिसलाइक करना है। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है जो है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन है जो कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों किसी देश का आर्थिक विकास है जो कि उस देश के प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन तीनों पर डिपेंड करता है। अगर ये तीनों सही आंसर है तो हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो दोस्तों डब्ल्यूटीओ इसका मुख्यालय कहां पर है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा के अंदर स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो दोस्तों मुद्रा आपूर्ति है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी है जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग या गरसोपा भी इसको बोलते हैं। इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम हो चुका है महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी कि हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य है भारत का जो कि सबसे आगे है? दोस्तों वह राज्य है पश्चिम बंगाल जो कि जूट के उत्पादन में सबसे आगे है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? दोस्तों पाक नहीं है, यह है पाक स्टेट से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों पाक स्टेट इससे हैं जो कि भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा बोला जाता है? यानी कि चावल का कटोरा यानी कि किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा चावल होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश को हम चावल का कटोरा
बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पहली बार परमाणु बम कहां फेंका गया था? तो दोस्तों एक जापान का शहर है हिरोशिमा, इस पर पहली बार परमाणु बम फेंका गया था, इनकी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ओजोन परत जो कि समताप मंडल के अंदर पाई जाती है, इनकी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे वापस? जो लौटे थे 1915 के अंदर, जो कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा ऑप्शन बी है, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों डेसिबल शब्द के बारे में बात करें जो कि ध्वनि से रिलेटेड है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अंग महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? तो दोस्तों अंग महाजनपद इसकी राजधानी है जो कि चंपा नामक शहर में स्थित थी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों शांत घाटी जो कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल, केरल के अंदर शांत घाटी स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों सुनामी का मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप का आना, जो कि सुनामी का मुख्य कारण बनता है। तो हमारा ऑप्शन डी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों लगभग हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, और अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है तो आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, तथा हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ के अंदर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक है जो कि महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों कृषि उत्पादकों की जो कोटि है जो कि एगमार्क के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ था? तो दोस्तों भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है जो कि पहली बार 1948 के अंदर स्वीकृत हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इंसुलिन का आविष्कार है जो कि एफ बॉन्टिंग के द्वारा किया गया था, इनकी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आज के मॉक टेस्ट का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अमेरिका की खोज है जो कि कोलंबस नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, इनकी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों नासिक की बात करें जो कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इनकी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए फफूंद, यानी कि पेनिसिलिन है जो कि फफूंद से प्राप्त की जाती है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है यकृत। पित्त का स्रोत है जो कि यकृत है, तो हमारा ऑप्शन डी यकृत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप अस्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेप अस्त्र है? तो दोस्तों कौन सा है जो कि भूमि से वायु में मार करने वाला एक प्रक्षेप अस्त्र है? तो दोस्तों वो हो जाएगा त्रिशूल, जो कि भूमि से वायु में मार करने के अंदर सक्षम है,
तो हमारा ऑप्शन ए त्रिशूल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो दोस्तों नेपाल के अंदर है विक्रम संवत है जो कि आधिकारिक कैलेंडर है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो दोस्तों गांधी जी ने जो 1933 तक समाचार पत्र संपादित किए थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था यंग इंडिया। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 जो है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? जो भारत सेवक समाज है इसकी स्थापना है जो कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो आपके ये चार ऑप्शन है, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, कल्पना दत्त या फिर राजगुरु। तो दोस्तों इनमें से राजगुरु को अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, यानी कि हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों मोती मस्जिदें जो कि आगरा के अंदर स्थित है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए आगरा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मॉक टेस्ट के अंदर हमने कुल 30 क्वेश्चन रखे थे। इनमें से आपका कितना स्कोर रहा है ये आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर जीके जीएस चैनल। तो दोस्तों हम स्वागत करते हैं आज की क्लास स्टैटिक जीके के टॉप 40 एमसीक्यू के अंदर। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? जो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, या फिर रतौंधी है जो कि किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन हो गए। गौतम बुद्ध, बचपन का नाम सिद्धार्थ, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। 3 क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है तो आप इस कमेंट के अंदर जरूर लिख देना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो दोस्तों पोंगल है जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों तमिलनाडु शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है ये भी आप साथ साथ बताते चलिए, क्योंकि बार बार ये बहुत पूछा जाता है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, और भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या था? जो था सदीर, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों भरतनाट्यम है जो कि मंदिरों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 5, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य के हैं गिद्दा और भांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा जॉन लोगी बेरेड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। तो आपके क्वेश्चन है पोंगल त्योहार तमिलनाडु का, गिद्दा और भांगड़ा लोक नृत्य है जो कि पंजाब के, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेरेड के द्वारा किया गया था। ये आंसर आपकी क्लियर है? क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है भारत की पहली महिला शासिका। तो दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान बनी थी। तो दोस्तों रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? जो थी इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि जब दिल्ली का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों उस समय इल्तुतमिश है जो कि बदायूं नामक स्थान का सूबेदार हुआ करता था। और दोस्तों इल्तुतमिश से जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र था उसका आराम शाह को मारकर खुद वहां का शासक बना था। ये आपको याद रखना है। और चहलगानी एक 40 जो अमीर व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, चहलगानी बोलते थे, जिसके अंदर 40 सरदार हुए थे, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया है। और
कुतुबुद्दीन की जो वो कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आंसर हो जाएगा गलफड़ों। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जो दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। आपके क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हो जाएगा, भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत राज्य का विस्तार किस शासक के समय में सबसे अधिक था? जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? जो हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल के अंदर। दिल्ली सल्तनत का तो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान, और मुगल साम्राज्य का था औरंगजेब के शासनकाल के दौरान। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? जो लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा था? ये आपको कमेंट में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि है जो कि सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। और कमेंट के अंदर यह बताना सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों शक समत जो कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। तो ये क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक समत। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? जो होती है 52 सेकंड की। और अगला है, रेडियो एक्टिविटी की खोज जो कि हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दोस्तों पेसमेकर जो कि हृदय से संबंधित है। तो इसका रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रगान की अवधि होती है 52 सेकंड, रेडियो एक्टिविटी की खोज है जो कि हेनरी बेकरेल ने की, और पेसमेकर का संबंध है जो कि हमारे हृदय से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 जो है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जो है हीरा, जो कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 21 है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया। और इसका हम रिवाइज कर लेते हैं। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा, और एक्सरे का आविष्कार है जो कि रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों 21 तक आपके क्वेश्चन क्लियर हैं तो आप इस क्लास को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो दोस्तों तांबा धातु का प्रयोग है जो कि सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों काला, एकदम काला दिखाई पड़ता है अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश, क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष के अंदर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर कोई भी आकाश नहीं होता है, इसलिए सब कुछ काला ही काला दिखाई देता है। 24 नंबर है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। एक बार फटाफट हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काला दिखाई देता है, दूरबीन का आविष्कार वैज्ञानिक गैलीलियो के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। और भारत में पहली रेल सेवा कहां से कहां तक चली थी? जो बंबई यानी कि वर्तमान मुंबई से लेकर ठाणे तक चली थी। 27 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो दोस्तों पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता के अंदर आरंभ हुई थी। इनका रिवीजन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, और भारत में पहली रेल सेवा मुंबई से लगाकर ठाणे तक, और भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो कि कोलकाता के अंदर चली थी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो दोस्तों भारत के अंदर रेल का आरंभ जो कि 1853 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम अंतरिक्ष भारतीय यात्री कौन था? तो दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में 1984 के अंदर गए थे, और ये भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। क्वेश्चन नंबर 30, हजारा राम मंदिर किस विजयनगर शासक के काल में बना था?
तो दोस्तों हजारा नामक राम मंदिर है जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर बनकर तैयार हुआ था। तो भारत में रेल सेवा 1853 में पहली बार शुरू हुई। प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। और हजारा राम मंदिर है जो कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, इसके शासनकाल में मुगल चित्र कला या फिर मुगल पेंटिंग या मुगलों की जो पेंटिंग है वह सबसे चरमोत्त उत्कर्ष पर थी। तो दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के अंदर जो पेंटिंग है या फिर जो चित्रकला है वो सबसे ऊंचे स्थान पर थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों हिजरी संवत जो कि 622 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो दोस्तों यह है 20 स्तंभों पर आश्रित है। एक बार रिवीजन हो जाए इसका। जो चित्रकला है जो कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विकसित हुई थी, हिजरी संवत 622 ईस्वी से आरंभ होता है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष है जो कि 20 स्तंभों पर निर्मित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, मैगस्थनीज के अनुसार जनसाधारण के लिए दूसरा निषेध है वो है असत्य। अगला प्रश्न है, किस सामवाहन शासक ने शक सत्र नहपाण के सिक्कों को पुनः जारी किया था? तो दोस्तों वह शासक था गोमतीपुत्र शातकर्णी। और अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि आश्रमों का वर्णन हुआ है? तो दोस्तों वह उपनिषद है जाबाल उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर का क्वेश्चन है जो है, संगम काल के किस साहित्य में संगमकालीन चित्रकला के विकास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों संगम काल के मणिमेखले साहित्य से चित्रकला की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 के अंदर की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम था? तो दोस्तों जब शाहजहां शहजादा हुआ करता था उसमें उनका नाम खुर्रम था। क्वेश्चन नंबर 40 है जो है, तुर्कों द्वारा प्रथम बार वास्तविक चाप का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो दोस्तों तुर्कों द्वारा वास्तविक चाप का प्रयोग है जो कि बलबन के मकबरे के अंदर किया गया था। और शाहजहां का वास्तविक नाम या शहजादा नाम था खुर्रम और अकबर ने दस्तूर उल अमल की घोषणा 1582 में की थी। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम कुल 40 क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि कराने को तो मैं आपको 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, मेरे पास पीडीएफ बनी पड़ी है। लेकिन क्या है कि ये इतने ज्यादा क्वेश्चन ना ही तो मैं सही रूप से आपको करवा पाऊंगा, ना ही आप इनको कर पाएंगे। तो दोस्तों हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।